Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, we are back with yet another video for you. और आज का टॉपिक है the address. Now the address is a part of your supplementary book snapshot, or this is a very emotional story about World War II and it is very important from the angle of character sketches and themes, because यहाँ से long question answers के बहुत ज्यादा chances बनते हैं. बट अगर आपको ये चैप्टर जो है कम से कम समय में अच्छे से करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर लैंड हुए हैं, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड सिर्फ समरी ही डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट उसके साथ थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस को भी डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चंस जो हैं इजीली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतने अमेजिंग वन शॉट्स जहां पर आपको कम से कम समय में सब कुछ मिल जाए कि मतलब आप इस पूरी वीडियो को देखने वाला आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है. You are all set to attempt any type of question from this chapter, from any of the topics. ऐसे वन शॉट्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले. नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी. देखो, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है ना बेटा, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. देखो, जिस तरीके से हम आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर लेकर आते हैं ना, उसी तरीके से बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन पर भी चलती है. अब देखो, यहाँ पर आप वन शॉट तो कर लोगे, बट इसी चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, वो कहाँ से पूछोगे? कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम ही आपकी हेल्प करेंगे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओशन मैम को वहां फॉलो करना, फ्री क्लासेस में आ जाना है. अब मूविंग ऑन, जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेकआउट कर लेते हैं. तो भाई हम लोग बेसिकली जो है समरी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल्ड समरी, ठीक है. हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले, बट आई प्रॉमिस यू ये वीडियो जो है 20 मिनट से ऊपर नहीं जाने वाली. 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसे कंप्लीटली रैप अप कर देंगे. देन उसके बाद हम लोग जो है थीम्स को डिस्कस करेंगे एंड थीम्स के बाद लास्टली जो है कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने के बाद आपको टाटा गुड बाय करके छोड़ देंगे. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स बिगिन विद द समरी पार्ट. अब ये जो चैप्टर है द एड्रेस, इट हैज बीन रिटन बाय मार्गा मिल्को, और इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज वर्ल्ड वॉर 2. अब हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो हिटलर है, नाजीज हैं, वो लोग ज्यूज को पकड़ के मार रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रहे थे. इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, उसमें द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वाले चैप्टर जो था, from the diary of Anne Frank. I'm forgetting the name of the chapter, but yes, we all have read it back in class 10. अब वहीं से थोड़ा बहुत रेफरेंस आपके दिमाग में ऑलरेडी है, so the context is already clear to you. तो उसी के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है, बट ये सिर्फ वॉर के बारे में बात नहीं कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट वॉर, कि भाई वॉर जब खत्म हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है जिन लोगों ने उस वॉर को देखा, उसकी वजह से बहुत कुछ फेस करा, उनकी स्ट्रगल सफरिंग्स भी खत्म हो जाती है. जो वॉर का ट्रॉमा होता है दैट फॉलोज यू लॉन्ग अहेड, और उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या मुसीबत है, व्हाट इज द इमोशनल टर्मोइल दैट सच पीपल गो थ्रू, इसके बारे में ग्राउंड लेवल पे एक पर्सनल अकाउंट के थ्रू बात करी गई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with the chapter then. So the story is a poignant narrative about the aftermath of war and the emotional toll of loss. So poignant का मतलब होता है something that evokes sadness, ऐसी चीज जो कि हमें थोड़ा सा दुखी करे. तो ये चैप्टर पढ़कर हमको दुख तो होता है. तो it is basically about the aftermath, यानी consequences जो होते हैं वॉर के, and what is the emotional toll, कि अगर आप किसी लॉस से आप गो थ्रू कर रहे हो तो उसका क्या इमोशनली आपके ऊपर इंपैक्ट आता है, उसके बारे में बातचीत करी गई है. इट डील्स विद थीम्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, मेमोरी, मटेरियल पोजेशंस एंड द पेनफुल प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑन. ये हमारी मेजर थीम्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे, सो लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट. एंड द प्रोटैगनिस्ट revisits her past by searching for items belonging to her family taken during the war. Now this is the main driving plot of the story, कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नरेटर है, वो वॉर खत्म होने के बाद वापस उस जगह पे गई है जहां पर उन्होंने अपना सामान सेफ कीपिंग के लिए किसी को दिया था. एंड वहां पर जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बेसिस पर हमें इस बच्ची की या इस लड़की की जो लाइफ में गुजरा है वॉर में, उसके बारे में पता चलता है. नाउ लेट्स गो ऑन
मतलब स्टोरी है। एक मिनट पानी पी लेते हैं यार, थोड़ा सा प्यास लग रही है, देन विल कंटिन्यू, जस्ट अ मिनट। या we are sorted now. So अब these are the main characters in the story. इनको मैं शॉर्ट में आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बाद में हमने डिटेल में भी लिखा है। Narrator, she is the protagonist who is a Jewish girl and she returns after the war seeking items her family left in the case of Mrs. Darling. कि वो वॉर के बाद बेसिकली जो है ये जूश लड़की अपनी मदर से नहीं, एक अक्वेंटेंस से मिलने आई अपनी मदर की, जिनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग, शी इज अ वुमन हु टुक द नरेटर्स फैमिली पोजेशंस क्लेमिंग टू सेफगार्ड देम ड्यूरिंग द वॉर। सो शी इज द एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी। एंटागनिस्ट का मतलब क्या होता है, ये विलेन है स्टोरी की। इसने बेसिकली इनको बड़े बड़े वादे किए थे कि अरे आपका सामान मैं ध्यान से रखूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बट व्हाट शी रियली डज वील फाइंड आउट। देन देयर इज नरेटर्स मदर हु इज अ ट्रस्टिंग वुमन हु हैंडेड ओवर हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग बिफोर देयर डिपोर्टेशन। अब बेसिकली जो नरेटर की मदर है उनके लिए हमने मिसेस एस का नाम यूज करा है चैप्टर में, हमें राइटर ने उनका पूरा नाम नहीं बताया है, एंड शी उनके बस हमें कुछ ग्लिम्पसेस बताए गए हैं, बट उसी से हम मेक आउट कर सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी लेडी थी जिन्होंने मिसेस डॉर्लिंग पर अंधा विश्वास किया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। Now, moving on. So the narrator, she visits the address 46 Marconi Street. It is the address of Mrs. Darling. अब ये एड्रेस आपको याद रखना है। तो स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है कि जो हमारी नरेटर है वो उस एड्रेस पे गई है, एंड मिसेस डॉर्लिंग्स हॉस्टाइल एंड अनवेलकमिंग बिहेवियर शॉक्स द नरेटर। हॉस्टाइल का मतलब होता है रूड। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज हर एंड डज नॉट इवन लेट हर इनसाइड। अब ये जब जाकर मिसेस डॉर्लिंग के दरवाजे पे खटखटाती है तो मिसेस डॉर्लिंग इनिशियली तो इसे पहचानने से इनकार कर देती है, एंड व्हेन शी गिव्स द रेफरेंस ऑफ हर मदर, द कमेंट दैट दिस लेडी मेक्स कि भाई अरे तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आया। सो दिस लेडी प्रॉब्ली थॉट कि वॉर के टाइम पे जब ये लोग भाग कर गए थे, बिकॉज दे वर जूइश, इन्हें हिटलर से, इन्हें नाजी से बचना था, तो शायद ये वॉर में ही मारे जा चुके हैं। एंड जब वो इतने टाइम बाद उससे मिलने आई है तो वो उसको अंदर तक नहीं बुलाती है, जबकि नरेटर बोल रही है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ, बट ये वहीं से उसे रफा दफा करके भेज देती है। नाउ the narrator recalls mother's trust in Mrs. Darling, who assured them that their possessions would be safe. अब ये जो इस चैप्टर का नरेशन है ना, it basically goes back and forth from past to present. हमें बेसिकली कभी कभी पास्ट की बातें बताई गई हैं, कभी कभी हमें प्रेजेंट का सिनेरियो बताया गया। तो जब हमारी नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर से वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में वो सारी बातें याद आती हैं कि कैसे उसकी मॉम ने जो है मिसेस डॉर्लिंग को बहुत ज्यादा विश्वास करा था कि जब वो यहाँ से जाने वाले थे कि जितने भी मेरा कीमती सामान है मैं मिसेस डॉर्लिंग को पकड़ा देती हूँ, ये इसे सेफ रखेंगी हमारी एब्सेंस में। मिसेस डॉर्लिंग टुक वैल्यूएबल फैमिली आइटम्स लाइक सिल्वरवेयर, एंटीक क्रॉकरी एंड फर्नीचर ostensibly for safe keeping. ostensibly मतलब सिर्फ दिखावे का। अब मिसेस डॉर्लिंग जो है ना वो इसकी मॉम की acquaintance थी। प्लीज रिमेंबर द वर्ड acquaintance। वो फ्रेंड नहीं थी, वो एक जान पहचान की लेडी थी जिनसे कि मिसेस एस का बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं था, और वो अचानक से इनकी लाइफ में खुद से वापस आती है, वॉलंटियर करती है कि आपकी हेल्प मैं करूंगी, आप मुझे अपना सामान दे दीजिए, मैं इसका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी, और जो भी इनकी महंगे आइटम्स थे ना, सारे के सारे क्रॉकरी, फर्नीचर, सब कुछ लेके चले जाते हैं। Now the narrator remembers how her mother was reluctant to question Mrs. Darling's attention due to her stressful circumstances. और narrator को अच्छे से याद है कि जब उसने मिसेस डॉर्लिंग के इरादों के बारे में उसे पता चला था तो उसने उन्हें क्वेश्चन भी करा था अपनी मॉम को कि मिसेस डॉर्लिंग पर इतना विश्वास करना ठीक भी रहेगा, बट मिसेस एस क्योंकि दिल की बहुत साफ थी वो बिल्कुल भी मिसेस डॉर्लिंग पर उंगली नहीं उठाना चाहती थी। उन्हें रादर ये लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मिसेस डॉर्लिंग उनकी हेल्प कर रही है, ये ही बहुत बड़ी बात है। Now, determined to see her belongings, the narrator revisits Mrs. Darling's house when she is not at home. अब यहाँ पर हमारी नरेटर हार नहीं मानती, तो दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आती है क्योंकि उसका मन था कि वो उन सब सामानों को वापस से देखे। वॉर के टाइम पर उसकी मॉम ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उनकी। This is the only thing that connects her to her past. So she probably felt कि वो उन चीजों को अगर देखेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। Now, this time Mrs. Darling's daughter opens the door
door and allows her inside। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं थी। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी दरवाजा खोलती है और वो उसे बड़े प्यार से अंदर वेलकम करके वेट करने के लिए बोलती है। The narrator recognizes her family's items, but they seem alien and out of place in the new setting। अब मिसेस डॉर्लिंग जिन्होंने उनको बोला था कि मैं तो आपके सामान का ध्यान रखूंगी, वो अंदर जाके क्या देखती है कि उनका सारा सामान वो तो वहां पर सजा पड़ा है और मिसेस डॉर्लिंग उन सब सामानों को ऐसे यूज कर रही है जैसे कि वो उनकी ओनर हो। उनका हनुका कैंडल स्टिक, उनकी सिल्वर प्लेट्स, उनका टेबल क्लॉथ, कपड़े, सब कुछ वहीं पर सजा हुआ है। बट जब वो अपने पुराने सामान को इस तरीके से न्यू सेटिंग में देखती है तो उसे कंफर्ट की जगह बहुत ही एलियनेटेड फील होता है। उसे लगता है कि यार ये चीजें यहाँ बिलोंग नहीं करती, उसे बहुत अजीब सा सफोकेटिंग सा लगता है। Familiar items once tied to her memories now feel meaningless without her family। ये सारे सामान से उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी थी, इमोशनल वैल्यू थी, बट अब वो सामान कोई और उसे अपने सामान की तरह यूज कर रहा था। तो एक तो उसकी सारी मेमोरीज टेंट हो चुकी है, दूसरा शी रियलाइजेस कि यार ये सामान वो लेके कहाँ जाएगी, उसकी फैमिली तो अब है नहीं, तो क्या ही करेगी वो इस सामान का। The items evoke pain rather than comfort, reminding her of her lost loved ones and the life she can never reclaim। तो उसको ये सामान देखकर अब rather ये याद आ रहा है कि उसने क्या कुछ खो दिया, उसे कंफर्ट नहीं फील हो रहा। तो she feels कि इन सारे सामानों को क्लेम करना भी अब उसके लिए pointless है। So the narrator realizes that retrieving the possessions cannot bring back her family or past। So realize हो जाता है कि ये सारा सामान वापस लाने से तो काम नहीं बनने वाला है बिल्कुल भी, राइट। सो शी डिसाइड्स टू लीव विदाउट टेकिंग एनीथिंग। वो क्या डिसाइड करती है कि यार छोड़ दो, ये सारा सामान छोड़ देती हूँ, इन सबको वापस ले जाके कोई फायदा नहीं होगा। सिंबलाइजिंग हर चॉइस टू लेट गो ऑफ द मटेरियल एंड इमोशनल बर्डन ऑफ द पास्ट। दिस बेसिकली सिंबलाइजेस कि वो भाई अपने पुरानी लाइफ, अपने पुराने बर्डन, सब कुछ को छोड़ छाड़ के अब आगे बढ़ना चाहती है। शी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सो That's all for the summary part। Symbolism की बात करें तो सारे जो भी family possessions हैं, they represent memories, love and identity, but also the pain of loss। ये सारी की सारी चीजें, वो सारी पुरानी यादें, पुरानी चीजें represent करते हैं जिसकी एक टाइम पर नरेटर की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू थी। बट इन्हीं सामानों का बेसिकली जो है मिसेस डॉर्लिंग के लिए सिर्फ मटीरियलिस्टिक वैल्यू है। वहीं मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सिंबलाइजेस डिस्प्लेसमेंट एंड द एलियनेशन नरेटर फील्स फ्रॉम द पास्ट। और मिसेस डॉर्लिंग का घर जो है नरेटर को याद दिलाता है कि अब उसकी जो पास्ट की चीजें हैं वो पास्ट में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। उन चीजों को रिक्लेम करके वो कहीं नहीं आगे बढ़ पाएगी। So the story ends on a bittersweet note, showing the narrator's courage to confront her painful memories and choose a path of emotional liberation। तो स्टोरी का जो एंड है थोड़ा खट्टा मीठा सा है, ठीक है। जो हमें बुरा इसलिए लगता है कि जो नरेटर है, ठीक है, उसको अपनी लाइफ का एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा है, उसने सब कुछ खो दिया और उसकी अपनी लाइफ स्क्रैच से शुरू करनी है। बट पॉजिटिव नोट ये है कि अब नरेटर जो है उसे रियलाइज हो चुका है कि इन सब चीजों से बंध के रहने में तो कोई फायदा नहीं है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। इट इज अ सटल yet powerful commentary on the impact of war on individuals and families। तो बहुत ही सटल बट पावरफुल तरीके से हमें बताया गया है कि वॉर का इंडिविजुअल्स और फैमिलीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज अगेन बुक्स में तो हम लोग सिर्फ जो है नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में उसे पढ़ते हैं। ये स्टोरीज हैं जो हमें एक पर्सनल लेवल पर बताती हैं कि यार ये वॉर जो है इंडिविजुअल्स को तंग करती है, उनको परेशान करती है, उसका कोई फायदा नहीं है। मूविंग ऑन, अब थीम्स की बारी आ चुकी है। भाई देखो समरी तो हो चुकी है कंप्लीट, सिर्फ थीम्स और कैरेक्टर स्केच बचे हैं। आई होप वीडियो को लाइक हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब हो चुका है। भाई देखो इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, दिस इज द लीस्ट यू गाइस कैन डू, राइट। अब थीम्स की बात करें तो भाई दीज आर द मेजर थीम्स। सबसे पहली थीम है लॉस एंड ग्रीफ। द स्टोरी पोर्ट्रेज द डेविस्टेशन ऑफ वॉर एंड हाउ इट अपरूट्स लाइव्स, लीविंग इमोशनल स्कार्स। ये स्टोरी हमें बड़े अच्छे से दिखाती है कि भाई वॉर की वजह से लोगों को कितना कुछ गो थ्रू करना पड़ता है, उनको अपना शहर, अपने सब कुछ खोने पड़ते हैं। मटीरियलिज्म वर्सेस इमोशनल वैल्यू। द पोजेशंस दैट वंस हेल्ड सेंटिमेंटल वैल्यू लूज देयर मीनिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब वही सामान जिसे नरेटर क्लेम करना चाहती उसके लिए उस सामान की इमोशनल वैल्यू है कि ये सब चीजें जो है वो मेरी होम से जुड़ी हुई हैं, ये उनकी यादों से दिला रही है। बट वहीं मिसेस डॉर्लिंग के लिए इन सब सामानों का सिर्फ और सिर्फ
मटीरियलिस्टिक वैल्यू है कि यार ये सब सामान जो है उसके लिए मटीरियलिज्म का काम कर रहे हैं, उसके लाइफ में फाइनेंशियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड वही सामान जब वो दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग के घर में देखती है, उन सब सामानों की इमोशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। उसको दिख जाता है कि भाई ये सामान जो है उसके लिए उसकी लाइफ में अपने वापस नहीं ला सकते। देन आइडेंटिटी एंड मेमोरी, द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड आइडेंटिटी एंड हाउ मेमोरी शेप्स वंस रिलेशनशिप्स विद द पास्ट। तो ये स्टोरी बहुत प्यार से हमें दिखाती है कि भाई हमारी आइडेंटिटी किस किस चीजों से जुड़ी हुई है। लाइक आई कम फ्रॉम देहरादून, आई बिलीव दैट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी। जो रोजमर्रा की चीजें हम यूज करते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हमारा इतना इमोशनल कनेक्शन होता है दैट दे आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी समवेयर। एंड जो हमारा पास्ट है उससे हमारी मेमोरी डिसाइड होती है कि वो जो मेमोरीज हैं वो पेनफुल है, डू वी लाइक टू रीलिव देम और नॉट, राइट। कि जैसे यू नो राइटर नरेटर के केस में वो सारी मेमोरीज बहुत पेनफुल है, सो शी डजंट लाइक टू गो बैक टू देम। देन मूविंग ऑन, इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो ऑफ द पास्ट टू हील एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, क्या कि भाई अपनी लाइफ में पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप जितना अपने पास से क्लिंग होकर चिपक कर रहोगे उतना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आने वाली चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। नाउ इट्स टाइम फॉर कैरेक्टर स्केचेस। गाइस लास्ट पार्ट पे आ गए हम, है ना। बस इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म। सो 1 मिनट, क्या सुन रही? Are we ready to discuss the character sketches now? 3 कैरेक्टर स्केचेस हमें करने हैं। जो नरेटर है, जो मदर है और मिसेस डॉर्लिंग है। मदर और मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर स्केच जो है वो कंपैरिजन के फॉर्म में आ सकता है, नरेटर का अकेले अपने आप से आ सकता है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम नरेटर की बात करें, ऑथर मार्गा मिंको। मार्गा मिंको is a Jewish girl who faced the pain, sufferings and losses including the irreparable loss of a dear mother in war. Basically she is the protagonist of the story, जिन्होंने इस स्टोरी में सबसे ज्यादा लॉस गो थ्रू करा है। उन्होंने अपनी मदर को खो दिया, अपने घर को खो दिया। She basically lost everything due to the war. Then she is a brave and courageous girl who faces the challenges of a lonely life after the war is over. और वॉर खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अब वॉर के बाद उनको अपनी लाइफ स्क्रैच से शुरू करनी है, वो भी अकेले, बिकॉज मॉम तो रही नहीं। मिको is attached to her mother's things and after returning to her home city she goes to Mrs. Darling's to claim her mother's things back. अब मार्को जो है वो अपनी मदर से, उनकी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच थी, इसीलिए वॉर खत्म होने के बाद she finally decides कि चलो यार दोबारा से उन चीजों को देखते हैं, वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। She thought शायद इससे उसको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। Mrs. Darling's cold, indifferent and discouraging behavior further depresses her, but to her disappointment Mrs. Darling जो है वो उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती और उन चीजों को वापस लौटाना दूर की बात, वो तो उसे अंदर भी नहीं बुलाती। And she had already suffered many losses including the irreparable loss of her dear mother. और मार्गम इनको ऑलरेडी बहुत कुछ go through कर चुकी थी, उसने अपनी मदर को ऑलरेडी लॉस कर दिया था। So finally she decides to leave her mother's things and forget them forever, as the things will evoke her mother's memories more often and make her more miserable. तो वो उन चीजों को वैसे छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। She's so strong mentally. She realizes कि यार इन चीजों को वापस लाने से मुझे पुरानी चीजें बार बार याद आएंगी, कंफर्ट तो मिलेगा नहीं। Now moving on, Mrs. S जो नरेटर की मदर है। So the war in Holland proves to be a disaster for her. Alright, she was forced to part with all her nice and precious belongings and was exploited by Mrs. Darling, who promised that her belongings were safe with her, but they never received them again. अब Mrs. S जो है बहुत ट्रस्टिंग थी, ठीक है, वो बहुत काइंड और जेनरस थी, वो Mrs. Darling पर अंधा विश्वास करती है, उनको सारा सामान दे देती है, ठीक है, बट Mrs. S का फायदा उठाया जाता है वहां पे और वॉर में वो सब कुछ लूज कर देती है, इंक्लूडिंग हर हाउस, हर फैमिली, एवरीथिंग। एंड also she couldn't survive the war and died, and obviously war भी survive नहीं कर पाती and she eventually dies. Then Mrs. Darling is portrayed in the story as an immoral character. I told you ना, ये villain है, immoral है, इनके ethics, morals बहुत ज्यादा
कम है. She was a thief and used the author's and author's mother's belongings like clothes, utensils, etc. Despite promising to only look after them. वो चोर थी, उन्होंने opportunist थी, उन्होंने किसी की मुसीबत का फायदा उठाया, उनके सारे personal belongings को ऐसे इस्तेमाल करा जैसे उनकी खुद के. And Mrs. Starling was dishonest, वो झूठी भी थी. She did not invite Marga to her house to treat her like a good guest. वो मार्गा को अंदर तक नहीं बुलाती, उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती. So yeah, that's all for the one shot. I promised you 20 minutes के अंदर अंदर हम सब कुछ डिस्कस कर देंगे. I've kept my promise. अब आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स सब कुछ चाहिए तो प्लीज एप्लीकेशन पर आ जाओ, फ्री क्लासेस अटेंड करो, वहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. एंड या that's all for today's class. I really hope you guys enjoyed it. So guys, देखो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इंडिया को तो आजादी मिल गई, आप लोगों को भी थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं. सो भाई देखो, अनअकैडमी ने लॉन्च करा है अपना आज तक का सबसे बड़ा ऑफर, जहां पे हम सारे के सारे बैचेस जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3,999 पे दे रहे हैं. कैन यू बिलीव इट? भाई देखो, ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले खत्म हो जाए प्लीज OP05 कोड जरूर लगाना, और जो भी बैचेस आपको चाहिए उनको खरीद लेना. एंड दैट इज नॉट वेयर इट एंड्स. आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 80 लकी विनर्स हैं उनको 100% रिफंड का मौका मिलने वाला है. ओ माय गॉड, दैट्स सो अमेजिंग. तो इससे पहले ऑफर खत्म हो जाए, प्लीज फटाफट जाओ और अवेल कर लो. Unacademy. Let's crack it.